हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में। इन क्लासेस में हम सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कला के प्रमुख साक्ष्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां से परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हमने पिछली कक्षा में धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोतड़ा और देसलपुर से प्राप्त कला के प्रमुख साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। आइए इन चीज़ों को 2 मिनट में दोहरा लेते हैं ताकि आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं या सफ़ेद मिट्टी का कुआं। स्थिति की बात करें तो धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। धौलावीरा की खोज की बात करें तो धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने 1967 ईस्वी में किया था। कहीं पर 67 मिलता है, कहीं पर 68 मिलता है, तो आप ध्यान देंगे या 67 से 68 के मध्य में जगतपत जोशी ने 1967 से 68 के बीच में इसका खोज किया। परंतु इसका उत्खनन कार्य 1990 से 91 ईस्वी के मध्य R.S. विस्ट, जिनका पूरा नाम रविंद्र सिंह विस्ट है, उन्होंने शुरू करवाया। आगे बढ़ते हैं, नगर योजना के बारे में बात करते हैं। तो धौलावीरा की नगर योजना अत्यंत विशेष थी। क्यों अत्यंत विशेष थी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले सभी स्थानों में प्रायः 2 टीलों पर बने हुए नगरों को देखा गया है, परंतु धौलावीरा 3 टीलों पर बसा हुआ था और ये तीनों टीले किलेबंद थे और इसका आकार भी आयताकार था। तो 2 चीज़ें यहाँ पे इसके नगर योजना को विशेष बनाती हैं। पहली चीज़ कि यह नगर 3 टीलों पर बना हुआ था, तीनों टीले किलेबंद थे और इसका आकार आयताकार था। आगे जो सबसे मुख्य है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से मिलने वाले कला के साक्ष्यों के बारे में। तो धौलावीरा से सबसे ज़्यादा सफ़ेद पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं जो कि पॉलिशदार थे। यहाँ से एक जलाशय का प्रमाण मिलता है और इस जलाशय के प्रमाण की वजह से जल प्रबंधन की व्यवस्था को सबसे उत्कृष्ट माना गया है। धौलावीरा के जल प्रबंधन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है, सबसे उत्तम कोटि का माना गया है। आगे यहाँ के सारे जो निर्माण होते थे वो शैलखंडों से होते थे। सफ़ेद शैलखंडों से यहाँ के सारे ही निर्माण होते थे। यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड या सूचना पट जो भी आप कहें, यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है जो कि 10 अक्षरों वाला था। मीन्स उस साइन बोर्ड पर 10 अक्षर होते थे और इसकी जो लंबाई थी वो 3 मीटर थी। धौलावीरा से एक खेल के स्टेडियम का भी प्रमाण प्राप्त होता है, खेल के मैदान का भी प्रमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से खेल के मैदान या स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त होता है? तो वह धौलावीरा। अगली जो प्रमुख चीज है वो है यहाँ से एक पत्थर की निर्मित नेवले की मूर्ति मिली है। रंगपुर की बात करें तो यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। पहली बार इसकी खुदाई माधव स्वरूप वत्स ने करवाई 1931 ईस्वी में। इसके बाद S.R. राव ने भी इसकी खुदाई करवाई थी 1953 से 1956 के मध्य में। और यह स्थान इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ से हड़प्पा काल के पहले का समय का, हड़प्पा काल का और हड़प्पा काल के बाद के समय के साक्ष्य या अवशेष यहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा के पहले के, हड़प्पा के समय के और हड़प्पा के बाद के समय की सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। इसीलिए रंगपुर काफ़ी विशेष हो जाता है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं 2 चीज़ें। यहाँ से धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और बबूल की लकड़ी के उपकरण, बबूल की लकड़ी के फर्नीचर या उपकरण जो भी कहें, उसके प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला स्थान था सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। पिछली क्लास में हमने जितने भी स्थानों के बारे में पढ़ा था वो सभी के सभी गुजरात में स्थित हैं। सुरकोतड़ा की भी खोज जगतपत जोशी ने ही की थी और इसका समय था 1964-65 के बीच में। आपने लोथल को पढ़ा है, लोथल एक ही दीवार से पूरा शहर किलेबंद था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक ही दीवार से पूरा सुरकोतड़ा शहर या कहें नगर एक ही दीवार से किलेबंद था। अब सुरकोतड़ा विशेष क्यों है? क्योंकि यह सैंधव संस्कृति के पतन को दर्शाता है, पतन के समय को दर्शाता है। सुरकोतड़ा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों के बारे में जान लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न साक्ष्यों के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ की भवनों में अर्थात स्थापत्य कला में अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ के भवनों की दीवार के निचले भाग में पत्थर का प्रयोग किया जाता था।
जबकि धवलावीरा में जितने भी निर्माण होते थे वो सफ़ेद पत्थर से होते थे, लेकिन यहाँ पर दीवार के निचले हिस्से में ही केवल पत्थरों का प्रयोग होता था। यहाँ से एक बड़े आकार की पत्थर से ढकी हुई विशेष प्रकार की कब्र पाई गई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, तो ध्यान देंगे। यहाँ से कलश समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के समाधान होते हैं, तो उसमें से कलश समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि काफ़ी विशेष है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े से संबंधित यदि कोई साक्ष्य प्राप्त होता है तो यहीं से प्राप्त होता है। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है वो है मिट्टी के तराजू के पलड़े। यहाँ से मिट्टी के बने हुए तराजू के पलड़े प्राप्त होते हैं। अगला स्थान था देसलपुर, और देसलपुर पुरातात्विक खोज के रूप में या पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए सबसे छोटा स्थान था। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पिछली क्लास में हमने जितने भी स्थानों के बारे में पढ़ा था वो सभी के सभी गुजरात में स्थित थे। तो देसलपुर भी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य के बारे में बात करेंगे, तो देसलपुर से तांबे की एक मुहर मिली है। तांबे की मुहर लोथल से भी मिली है, लेकिन देसलपुर से भी तांबे की मुहर मिली है। आगे आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इन क्लासेस में बेहतर से बेहतर मैटर देने की मेरी कोशिश होती है, फिर भी पर्याप्त व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि पर्याप्त व्यूज़ आएँ और मुझे आगे लगातार वीडियोज़ बनाते रहने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आइए आज देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। अर्थात कालीबंगा से जो भी अवशेष मिले हैं, जिन भी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, वो हड़प्पा कालीन हैं, और हड़प्पा से पहले के समय की जो सभ्यता थी उसके भी अवशेष यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों सभ्यताओं के, अर्थात यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के और हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के भी अवशेष यहाँ से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कालीबंगा, काली से आप समझ सकते हैं काला रंग, और बंगा से मीन्स चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब यहाँ पर एक लाइन भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा जो आपके काम का ना हो या फिर आपके लिए फालतू हो, आपके प्रश्न पत्र में ना आ सकता हो। ऐसे कोई भी लाइन मैं नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद किसी भी स्थान को जब हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु क्या होता है, वो होता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे कि यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है या बाएं तट पर स्थित है। और घग्गर की पहचान प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में की जाती है। इन लाइनों से आपके प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा स्थान, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक नगर कालीबंगा, वो कहाँ पर स्थित था। तो आप बताएंगे कि राजस्थान में। यदि प्रदेश पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे राजस्थान में। यदि जिला पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे हनुमानगढ़ में। वैसे पिछले प्रश्न पत्रों की यदि प्रवृत्ति देखा जाए तो वहाँ पर छोटे से छोटा स्थान पूछने की कोशिश की जाती है। अर्थात जिला ज़्यादा पूछा जाता है और प्रदेश कम पूछा जाता है। तो आप छोटे छोटे स्थानों को ज़्यादा याद करेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न पत्र में मिलने वाले हैं। प्रदेश की बात की जाए, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी की पहचान कैसे होती है, तो घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। पहले ही क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसे सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि बाद के समय में सरस्वती नदी के तट से भी कई नगर मिले थे। तो वही सरस्वती की बात हो रही है। सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में किसे माना जाता है, घग्गर नदी को माना जाता है। घाघरा या घग्गर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी के किस तट पर स्थित है। यहाँ पर दो तट हो सकते हैं, बायां तट और दायां तट।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके किस तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि कालीबंगा घग्गर नदी के बाएं तट पर या बाएं किनारे पर स्थित है। आगे देखेंगे, पुरास्थल कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। खोज की बात आती है, किसी भी स्थान के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति के बारे में जानते हैं, उसके नाम के बारे में जानते हैं, और अगला जो बिंदु होता है वो होता है कि इसकी खोज किसने की और कब की। तो अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ से कि कालीबंगा की खोज किसने की, कालीबंगा जो पुरास्थल है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने कब की, तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। आगे देखेंगे, कालीबंगा की खुदाई से पूर्वी तथा पश्चिमी दो टीलों के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात जैसा कि प्रायः नगरों में होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में प्रायः होता था, सभी नगर नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ नगर ऐसे भी हैं जिनमें एक ही टीले के प्रमाण मिलते हैं, जैसे लोथल हो गया, कुछ हैं जिनमें 3 टीलों के प्रमाण मिलते हैं, परंतु प्रायः सिंधु नदी घाटी सभ्यता में जितने भी नगरों के अवशेष मिले हैं या प्रमाण मिले हैं वो प्रायः 2 टीलों पर स्थित होते थे। तो कालीबंगा भी 2 टीलों पर स्थित था। दोनों टीलों में एक पूर्वी टीला होता था, दूसरा पश्चिमी टीला होता था। पूर्वी टीला जन सामान्य के लिए होता था, नीचे होता था, और पश्चिमी टीला ऊंचा होता था और विशेष वर्ग के लिए होता था। तो आगे देखेंगे कि कालीबंगा की खुदाई से पूर्वी तथा पश्चिमी 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यह नगर 2 टीलों पर बसा था। दोनों टीले अलग अलग दीवारों से किलेबंद थे। यहाँ पर कई प्रकार की किलेबंदी देखी गई है कि अलग अलग किलेबंद होते थे, एक ही में किलेबंद हो जाते थे। तो यहाँ पर जो किलेबंदी देखी गई है या चार दीवारी देखी गई है वो कैसी थी कि दोनों टीले अलग अलग दीवारों से किलेबंद थे। इसकी विशिष्टता के कारण कुछ विद्वानों का विचार है कि यह सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। ध्यान देंगे कि अधिकतर साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनमें एक ही टीले को दुर्गीकृत किया गया है या किलेबंद किया गया है, पर यहाँ पर दोनों टीलों को किलेबंद किया गया है, तो इसे विशेष नगर योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। इसी विशेषता के कारण कि दोनों जो हैं वो अलग अलग दीवारों से किलेबंद है दोनों टीले, इसीलिए कुछ विद्वान इसको सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानते हैं। वैसे राजधानी नगर कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो, लेकिन तीसरी राजधानी अगर पूछा जाए कि विद्वानों के अनुसार सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन थी, तो वो थी कालीबंगा। एक बार फिर से इन चीज़ों को देख लेंगे कि कालीबंगा प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा दोनों संस्कृतियों के अवशेषों को रखता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। यह नगर कहाँ पर स्थित है, तो यह नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अब घग्गर नदी कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी उस नदी को कहते हैं सरस्वती नदी के, प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष को हम घग्गर नदी के रूप में जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी, और इसकी खुदाई से 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, एक पूर्वी टीला दूसरा पश्चिमी टीला। दोनों टीले किलेबंद हैं और इसी वजह से, इसी विशिष्टता की वजह से, इसी विशेषता की वजह से विद्वान लोग इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। आगे देखेंगे कालीबंगा से प्राप्त कला के प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। तो कालीबंगा से कई साक्ष्य मिले हैं, कलात्मक साक्ष्य और अन्य साक्ष्य भी, कई सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो आप देखेंगे कालीबंगा से प्राप्त कला के प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। कालीबंगा से भवनों को अलंकृत करने का साक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात कालीबंगा के भवन अलंकृत होते थे, बाकी किसी भी जगह से अलंकरण का साक्ष्य नहीं मिला है। भवनों के अलंकरण का साक्ष्य मिला है, लेकिन भवनों के अलंकरण का साक्ष्य केवल और केवल कालीबंगा से मिलता है। और यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा से भवनों के अलंकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से भवनों के अलंकरण का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो वो होगा कालीबंगा। और यहाँ से एक कपाट वाले दरवाजे के भी प्रमाण मिलते हैं। वैसे प्रायः 2 कपाट वाले दरवाजे यूज किए जाते थे,
लेकिन कालीबंगा से एक कपाट वाले दरवाजे के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसा आजकल हम लोग घर बनवाते हैं तो अधिकाधिक एक कपाट वाले दरवाजे का ही प्रयोग करते हैं। उसके दो पार्ट नहीं होते हैं, दरवाजे के एक ही पार्ट होता है। अक्सर प्रायः ऐसा देखा गया है कि दो पार्ट नहीं होके एक पार्ट होता है। जबकि 30-40 साल पहले के भवनों को देखेंगे तो उसमें दो कपाट होते थे। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में दो कपाट होते थे, लेकिन कालीबंगा से एक कपाट के भी दरवाजे मिले हैं। आगे देखेंगे, कालीबंगा की नालियां खुली होती थी। कालीबंगा की जो नालियां थी, वैसे यहाँ पर जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। नालियां पक्के ईंटों से बनी होती थी, पर यहाँ पर जो नालियां बनी हुई हैं वो ढकी हुई नहीं है। अधिकतर जगहों पर जो नालियां मिली हैं वो ढकी हुई हैं, पर कालीबंगा से जो नालियों के प्रमाण मिले हैं वे नालियां ऊपर से ढकी हुई नहीं थी, अर्थात खुली हुई नालियां थी। और कुछ स्थानों से या कुछ स्थलों से लकड़ी को कुरेद कर, लकड़ी में होल बनाकर, लकड़ी में जगह बनाकर नाली बनाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अर्थात लकड़ी की भी नालियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से, किस नगर से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के प्रमाण मिलते हैं, लकड़ी की नाली के प्रमाण मिलते हैं, तो वो होगा कालीबंगा। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ से भवनों में अलंकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में यहाँ से अलंकृत ईंटों की बनी हुई एक फर्श का साक्ष्य प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ से एक घर के फर्श का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, घर का फर्श प्राप्त हुआ है खुदाई से, और वो अलंकृत ईंटों से बना हुआ है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे कि अलंकृत ईंटों से बनी फर्श का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो अलंकृत ईंटों से बनी फर्श का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है। अगली चीज या अगला साक्ष्य, यहां से कालीबंगा से खेत की जुताई के साक्ष्य एवं एक साथ चना व सरसों बोए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अर्थात यहां से मिश्र खेती या मिश्रित कृषि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब मिश्रित खेती क्या होती है? जब एक साथ एक ही खेत में दो दो फसलों को उगाया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। तो कालीबंगा से मिश्रित खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मिश्रित कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और उस मिश्रित कृषि में क्या क्या बोया गया था? चना व सरसों। खेत की जुताई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से खेत की जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि खेत की जुताई के साक्ष्य या भूमि की जुताई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। एक साथ दो फसलों को बोए जाने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। चना व सरसों साथ साथ बोए जाने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। या मिश्र खेती, मिश्र कृषि या मिश्रित कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, कालीबंगा में सड़कों एवं गलियों को समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। महत्वपूर्ण है आपके लिए कि कालीबंगा के में सड़कों एवं गलियों को, सड़कें भी होती थी, अच्छी सड़कें होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में ये भी एक विशेषता है कि वो सड़कें जो होती थी बहुत अच्छी होती थी, बहुत समांतर होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो यहाँ से जो सड़कों एवं गलियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो समानुपातिक ढंग से बनाए गए हैं, उनका अनुपात जो है वो समान है। आगे साक्ष्य के बारे में देखेंगे तो कालीबंगा में शव की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था। अर्थात कालीबंगा से जो शवों की अंत्येष्टि हुई है या उसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, वहां पर 3 विधियां देखने को मिलती हैं। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण, और तीसरा जो था या अंतिम था वो था दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या होता है? जब किसी लाश को हम आग में जला देते हैं उसे हम दाह संस्कार कहते हैं। समाधिकरण दफनाए जाने को कहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, और तीसरा जो है वो है दाह संस्कार। एक बार फिर से इन चीजों को देख लेंगे। यहाँ से अलंकृत भवनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एक कपाट वाले दरवाजे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, खुली हुई नालियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और कुछ स्थलों से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक अलंकृत ईंटों की बनी हुई फर्श का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ से खेतों की जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और एक साथ
दो फसलों चना व सरसों के बोए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, अर्थात यहाँ से मिश्रित कृषि के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ की जो सड़कें एवं गलियां हैं वो समानुपातिक या समान अनुपात में बनाई गई हैं। अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार का प्रयोग किया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। आगे देखेंगे, कालीबंगा से काफ़ी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं लिस्ट में आगे देखेंगे। यहाँ से एक मिट्टी के पिंड पर रस्सी से बंधे पशु को ले जाते हुए मनुष्य का अंकन मिला है, मनुष्य का चित्र मिला है। अर्थात एक मिट्टी का पिंड है, उसी पर चित्र बना हुआ है। वो क्या है कि रस्सी से बंधा पशु है जिसको एक मनुष्य लेकर जा रहा है। एक रस्सी से बंधे हुए पशु को मनुष्य लेकर जा रहा है। ये चित्र एक मिट्टी के पिंड पर बना हुआ मिला है। अगला जो साक्ष्य है वो है भूकंप आने के प्रमाण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा गया है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से भूकंप आने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो वो स्थान है कालीबंगा। यहाँ से यज्ञ वेदी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ से तांबे का वृषभ प्राप्त होता है, तांबे का बैल प्राप्त होता है। अगली चीज यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यज्ञ वेदी कह सकते हैं या अग्निकुंड कह सकते हैं, के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, अर्थात एक साथ एक से अधिक लोगों को दफनाए जाने के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगली जो चीज यहाँ से प्राप्त होती है बेलनाकार मुहर। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है कि बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा नगर से बेलनाकार मुहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, ईंटों से निर्मित चबूतरे के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगली चीज, कांस्य की बनी हुई सुई के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। सुई जो चीज सिलने के काम आती है धागा डालकर, उसकी बात हो रही है कि यहाँ से कांस्य की बनी हुई सुई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब एक बार देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि एक मिट्टी के पिंड पर रस्सी से बंधे हुए पशु को ले जाते हुए चित्र का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कि कालीबंगा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भूकंप आने के साक्ष्य या भूकंप आने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप बताएंगे कि भूकंप आने के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगली चीज, अगला प्रश्न, यज्ञ वेदी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो यज्ञ वेदी का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये वहां से एक शव प्राप्त हुआ है, शव की खोपड़ी जो है वो टूटी हुई है और उस पर शल्य चिकित्सा की गई है, उसको फिर से जोड़ा गया है शल्य चिकित्सा के माध्यम से या बचाया गया है। तो जिसमें चिकित्सा कह सकते हैं एक प्रकार से कि चिकित्सा की गई है और उसमें शल्य क्रिया कर कर या शल्य चिकित्सा के माध्यम से खोपड़ी को बचाया गया है, ऐसा एक मानव अवशेष वहां से प्राप्त हुआ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि तांबे का वृषभ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड के साक्ष्य पूछा जाए या यज्ञ वेदी के प्रमाण पूछा जाए या ईंटों से बने हुए चबूतरे की बात की जाए तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पे कुछ ऐसी कब्र या समाधियां प्राप्त हुई हैं जिनमें एक साथ एक से अधिक जीवों को या मनुष्यों को दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक विशेष मुहर प्राप्त होती है जो कि बेलनाकार है और यहाँ से कांस्य की बनी हुई सुई के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। या पूछा जाए कि कांस्य से बनी हुई सुई के साक्ष्य या सुई के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से जो भी प्रमुख चीजें थी या प्रमुख साक्ष्य थे, जो भी वहाँ की विशेषताएं थी, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम आगे पढ़ेंगे बनावली के बारे में। बनावली की बात करें तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। सबसे पहले किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो स्थिति के बारे में यदि बात करें तो बनावली हरियाणा में स्थित है। राज्य की बात करें तो हरियाणा में स्थित है। जिले की बात करें तो हिसार में स्थित है। नदी घाटी की बात करें तो सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। किसी भी स्थान को पढ़ते समय उसके बारे में दो चीजें जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली चीज स्थिति
और दूसरा इसकी खोज कब और किसने की। बनावली की स्थिति के बारे में बात करें तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज आर एस विस्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। स्थिति कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी घाटी में। और इसकी खोज किसने की? आर एस विस्ट ने 1973 ईस्वी में इसकी खोज की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बनावली से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से थे। बनावली से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से थे उनको देखेंगे। तो बनावली में सड़कें चौराहों पर एक दूसरे को तिरछी काटती थी। अभी तक आपने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में ये विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की कि यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यदि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या किसी अन्य नगर के बारे में बात की जाए तो यही कहा जाएगा कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं या सड़कें एक दूसरे को सीधी काटती थीं। परंतु बनावली की बात की जाए तो बनावली में सड़कें चौराहों पर एक दूसरे को तिरछी काटती थीं, सीधी नहीं काटती थीं, समकोण पर नहीं काटती थीं, तिरछी काटती थीं। इस चीज़ के लिए बनावली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें अलग होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर अलग क्या था कि यहाँ पर सड़कें चौराहों पर एक दूसरे को तिरछी काटती थीं, समकोण पर नहीं काटती थीं। अन्य शहरों की बात की जाए तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगली चीज़ देखेंगे, बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। अभी तक हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगरों के बारे में हमने पढ़ा वहाँ पर जल निकास की अच्छी व्यवस्था होती थी। जल निकास के लिए नालियाँ बनी होती थीं, पक्की ईंटों से बनी होती थीं, ढकी हुई भी होती थीं। परंतु कालीबंगा से ढके हुए का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, खुली नालियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब बनावली की बात करें तो यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव था, अर्थात यहाँ पर नालियाँ अच्छी प्रकार से बनी हुई या नालियाँ नहीं मिली हैं, नालियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। अब यहाँ से जो कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से एक पक्की मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई है, एक आकृति प्राप्त हुई है जो कि मिट्टी की है और पकाई हुई मिट्टी की है। वो हल की आकृति की है, हल जैसा दिखता है। तो कह सकते हैं कि हल की आकृति के पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप बताएंगे कि बनावली से प्राप्त हुई है। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। किस नदी घाटी में? सरस्वती नदी घाटी में। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज आर एस विस्ट ने 1973 ईस्वी में की। यहाँ से पक्की मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, यहाँ से घर की दीवारों को मिट्टी से पोतने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से जो घर की दीवारें थीं उन पर जैसे हम आज सीमेंट के प्लास्टर करते हैं उसी प्रकार से उस समय उनकी घरों की दीवारों पर, बनावली के घरों में दीवारों पर मिट्टी से पोतने के या मिट्टी के प्लास्टर चढ़ाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से घरों की दीवारों पर मिट्टी के प्लास्टर चढ़ाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं या मिट्टी पोतने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो आप बताएंगे कि बनावली से। हरियाणा में बनावली स्थान से घरों से दीवारों पर मिट्टी के प्लास्टर चढ़ाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगली जो चीज प्राप्त हुई है, बनावली की खुदाई से तांबे के बाणाग्र प्राप्त होते हैं। बाणाग्र क्या होते हैं? बाण के अगले सिरे पर या तीर के अगले सिरे पर जो तिकोना सा आकार बना होता है उसे बाणाग्र कहते हैं। तो उसी की बात हो रही है कि बनावली की खुदाई से तांबे की धातु के बने हुए बाणाग्र प्राप्त होते हैं। प्रश्न बनता है कि किस स्थान से या सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल की खुदाई से तांबे के बने हुए बाणाग्र प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे कि बनावली से। तांबे के बने बाणाग्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से प्राप्त हुए हैं। अगली चीज, यहाँ से सेल खड़ी और पक्की मिट्टी की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बनावली से किस चीज़ की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो आप बताएंगे सेल खड़ी की। अगर सेल खड़ी उसमें नहीं दिया हुआ है तो पक्की मिट्टी की। बनावली से दो प्रकार की मोहरें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी मोहरें प्राप्त होती हैं? तो सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें प्राप्त होती हैं और पक्की मिट्टी की बनी हुई मोहरें प्राप्त होती हैं। एक बार इन चीज़ों को फिर से देख लेंगे। बनावली स्थित कहाँ है? तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में
सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज R.S. वेस्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यहाँ पर एक भी लाइन फालतू की नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। अब इन सबको याद करेंगे। यदि एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा देखेंगे, बार बार देखेंगे, पर इन चीज़ों को याद करेंगे। आगे यहाँ से प्रमुख साक्ष्यों के बारे में बात कर लेंगे। खुदाई के दौरान जो भी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चौराहों पर एक दूसरे को तिरछा काटते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि समकोण पर काटते थे। पर इस स्थान से बनावली, विशेष बनावली स्थान से यहाँ पर सड़कें चौराहों पर एक दूसरे को तिरछी काटती थी। अगली जो चीज़ है वहाँ यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पर नालियाँ नहीं बनी हुई थी, जबकि सभी नगरों में लगभग नालियाँ बनी होती थी, पक्की ईंटों की बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। पर यहाँ से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ से एक मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई है, पक्की मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे, यहाँ की घरों की दीवारों पर मिट्टी के प्लास्टर चढ़ाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, मिट्टी पोतने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगली चीज, यहाँ से तांबे के बाणाग्र प्राप्त होते हैं। बनावली की खुदाई से तांबे के बाणाग्र प्राप्त होते हैं। अगली चीज, यहाँ से दो प्रकार की मोहरें प्राप्त होती हैं, एक पक्की मिट्टी की बनी हुई और दूसरी सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें यहाँ से प्राप्त होती हैं। अब बनावली से जो भी प्रमुख चीज़ें थीं या प्रमुख विशेषताएं थीं, प्रमुख साक्ष्य थे, कलात्मक चीज़ें थीं, उनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया। आगे हम देखेंगे दो छोटे छोटे स्थानों के बारे में, पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में छोटे स्थानों के बारे में, कुणाल और रोपण के बारे में। सबसे पहले कुणाल देख लेंगे। कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली और कुणाल दोनों एक ही जिले में स्थित हैं। हरियाणा के एक ही जिले में बनावली भी स्थित है और कुणाल भी स्थित है। तो कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सबसे पहले स्थिति जानेंगे, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर केवल एक ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके बारे में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। वो है कि यहाँ से चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए हैं। कुणाल से जो एकमात्र प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है चांदी के बने हुए दो मुकुट, और यहाँ से कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो कुणाल के बारे में बस इतना जानेंगे कि यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जहाँ बनावली स्थित है वहीं पर आसपास कुणाल भी स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो है चांदी के दो मुकुट। अब प्रश्न कैसे बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से या किस नगर से, निम्नलिखित में से किस नगर से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, या मुकुट प्राप्त हुए हैं, केवल मुकुट पूछ लिया जाए, प्राप्त हुए हैं। और उसमें ऑप्शन में दे देगा कुणाल, रोपण, धौलावीरा, लोथल, जो भी दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको चुनना क्या है? कुणाल। कुणाल से चांदी के दो मुकुट प्राप्त होते हैं। इतना ही कुणाल के बारे में आपको जानना है। आगे देखेंगे, अब हरियाणा के जितने भी प्रमुख क्षेत्र थे उनको हम पढ़ चुके। आगे हम देखेंगे पंजाब से। तो रोपण जो है वो पंजाब में स्थित है। रोपण की बात करेंगे तो यह पंजाब के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से कोई ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है कि जिसके बारे में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो। तो यहाँ के बारे में बस इतना जान लेंगे कि यह पंजाब के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपण की बात करें तो यह पंजाब के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से यदि कोई प्रमुख साक्ष्य होगा तो उसे हम प्रैक्टिस सेट की वीडियोस में कवर कर लेंगे और उनके बारे में जान लेंगे। फिलहाल के लिए आप जानेंगे कि रोपण कहाँ स्थित है। राज्य पूछा जाए तो पंजाब में स्थित है। जिला पूछा जाए तो रूपनगर में स्थित है। नदी पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलुज नदी के किनारे स्थित है। आप सतलज भी कह सकते हो, सतलुज भी कह सकते हो। तो इसके नदी के किनारे स्थित है। अब किस तट पर स्थित है? दो ही तट हो सकते हैं, दायां या बायां। तो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है रोपण। पंजाब के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। अभी सिंधु नदी घाटी सभ्यता की कला के बारे में हमें 2-3 क्लास और पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ के प्रमुख स्थान पूरे हो जाएंगे। इसके बाद प्राग ऐतिहासिक कला और आद्य ऐतिहासिक कला से संबंधित अभ्यास करेंगे और आगे की क्लासेस जारी रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।